हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका शशांक सर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हमें ऑर्गेनिक का एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है IUPAC, मतलब IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है। कोशिश ये करेंगे इस चैप्टर को पूरा पढ़ें और ऑर्गेनिक के साथ में पैरेलली इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ेंगे एक बार IUPAC ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद फिजिकल का एक चैप्टर लेंगे, मोल कंसेप्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में IUPAC स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लेकिन IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और कितने में क्लासीफाई किया गया है, कैसे क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली में है क्या। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा आज है वैसा पहले भी था, क्या ये है, इसी को हमें पढ़ना है कि है क्या, कैसे इसका मतलब किस तरीके से पिक्चर में आया और किस तरीके से चीज़ें बदली। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको चीज़ों का, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले शुरू करें, उससे पहले चलना पड़ेगा हमें पास्ट में तकरीबन 200 साल से पुरानी बात है, 200+ ईयर्स, जिसमें कंपाउंड्स जो थे ना पहले भी थे आज भी हैं। लेकिन आज क्या है, कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। लेकिन पहले 200 साल बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 200 साल से पहले की बात है, उसमें क्या था, कंपाउंड्स को कैटेगराइज नहीं किया गया था, सिंपली कंपाउंड्स थे। तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंपाउंड को कैटेगराइज कर दिया जाए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो उसी चक्कर में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थियरी दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या बोला, किसने दी थी, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, अराउंड 1815 में दिया। कुछ बुक्स क्लेम करती है 1807 में दिया, तो ठीक है, अब तो डेट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, फिर भी कुछ स्टैंडर्ड बुक 1815 कहती है, कुछ 1807 कहती है। ठीक है, तो उसको हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे डिफरेंशिएट किया। इनऑर्गेनिक के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोला, ऑर्गेनिक का बोला। बाकी साइंटिस्ट ने इनऑर्गेनिक का अपने आप बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन्होंने बोला कि भाई देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स इसको OC से डिनोट करेंगे। ठीक है, बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिखेंगे, OC लिख देंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फर्दर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से आने वाले कंपाउंड्स का एग्जांपल लूँ तो आप अच्छे से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिसको कार्ब भी बोलते हैं। ये किससे आता है, प्लांट से आता है। ठीक है, आपने प्रोटीन्स का नाम ज़रूर सुना होगा, है ना। प्रोटीन्स का नाम होता है आपके पास, ये किससे आता है, आपके पास एनिमल से आता है। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला, इसने बोला कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आएंगे। मतलब इसको आप लैब में नहीं बना सकते। अब आप देखो, आज के टाइम में अगर मैं नॉर्मली प्रोटीन की बात करूँ, जो एथलीट लेते हैं या प्लेयर्स लेते हैं या जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, जो आपके रेसलर्स होते हैं, वो सारे प्रोटीन लेते हैं। तो क्या वो नेचुरल लेते हैं, वो मैनमेड भी तो लेते हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं ये थियरी फेल हुई है आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे, नॉन लिविंग वालों को इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग कि आप लैब में कांट बी प्रिपेयर्ड इन लैब्स, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मिथ था। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनकी डिस्कवरी होनी बाकी थी। ठीक है, वो डिस्कवर ही नहीं होंगे क्योंकि लोगों ने सोचा कि थियरी बिल्कुल सही है और हम लैब में बना नहीं सकते, तो कोशिश भी नहीं करी। लेकिन साइंटिस्ट, आपको पता है, वो थोड़े से अलग ही लेवल के होते हैं, हम जैसे नहीं होते हैं। हम हैं, वो लोग अपने जीनियस लोग हैं वो लोग। ठीक है, तो उसी में से एक जीनियस भाई साहब निकल के आते हैं जिसका नाम होता है फ्राइडरिच वोहलर। ये भाई साहब आए थे 1828 में और इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी की, जिसने बर्जीलियस ने दी थी, उसकी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी, बिल्कुल
धजिया उड़ा के मतलब क्या बताऊँ कैसे धजिया उड़ाई उसने क्या किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया। क्या कर दिया, लैब में बना दिया जी। बिल्कुल, इसने बोला था कि भाई लैब में नहीं बना सकते, इसने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और इसने क्या किया, अमोनियम साइनेट से NH4OCN अमोनियम साइनेट से उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको हीट कर दिया और इसने बना दिया यूरिया। अब यूरिया आप जानते हो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, आपसे कोई पूछे कि बताओ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मैनमेड था, लैब में बनाया गया था, वो कौन है, और यूरिया है आपके पास, ठीक है। और बनाया किसने था, फ्राइडरिच वोलर। तो जैसे ही आपके पास यूरिया जो फर्स्ट मैनमेड कंपाउंड है, फर्स्ट मैनमेड या फिर बोल सकते हो सिंथेटिक है, मैनमेड कंपाउंड है, जैसे ये बना, अब क्या हो गया कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रास्ते खुल गए। अब बहुत से ऐसे कंपाउंड आने बाकी थे जो कि लैब में बनाए जा सकते थे, ठीक है। ये वाली थियरी बिल्कुल चली गई, पूरी तरीके से नहीं गई, इसकी बात भी सही थी, पूरी तरीके से नहीं थी, ठीक है। फिर इसने थोड़ा सा उसको करेक्ट किया, मॉडिफाई किया चीज़ों को, और इसने बोला कि भाई लैब में भी बनाया जा सकता है। अब जैसा कि इसने बोला कि भाई नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, आप इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आएगा, तो इसकी अपनी डेफिनेशन थी। अब इसने बोला कि भाई लैब में भी बनाया जा सकता है। तो अब क्या था कि अब एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए थी लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिससे कि क्या करे, सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो। इससे सारी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ये तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब बोल रहा था कि भाई ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आएगा, लैब में नहीं बना सकते, इसने लैब में बना दिया। तो अब नई डेफिनेशन चाहिए। तो नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ ऑल अबाउट कार्बन। मतलब हर वो कंपाउंड बोल सकते हो, हर वो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक है उसमें कार्बन 101% प्रेजेंट होगा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट ना हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 कार्बन आपको मिलेगा। अब इसका क्या ऑपोजिट सही है, ऑपोजिट बोले तो मतलब हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन है, क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, है ना। दोबारा से सुनो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें गारंटी है कि कार्बन होगा, लेकिन हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा क्या वो ऑर्गेनिक होगा, आंसर इज़ नो। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं है वो ऑर्गेनिक हो, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसमें कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास CO2 है, CO2 में कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आप NaCN लो, उसके अंदर भी कार्बन है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कार्बन जिसमें प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, पर हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो फिर वो आपका कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो, हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई कार्बन ही क्यों। देखो, कार्बन की आप जानते हो कि टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की, मतलब एक दूसरे से जुड़कर वो लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ प्रोवाइड्स लाइफ टू अस, मतलब लाइफ प्रोवाइड करता है। लाइफ की प्रोसेसिंग जो होती है ना, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा रोल है। सेल्स में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आपके जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन्स पढ़ो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आप बोलो तो आपके पास जितने भी एंजाइम्स हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी DNA है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी RNA है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हर जगह है जो कि लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये ना होते तो हम भी ना होते। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन ना होता ना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती है। इसलिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स और मैथ्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि केमिस्ट्री है, क्योंकि अगर मान लो जो बल्ब है, अगर मैं हटा दूं तो आप अंधेरे में रह सकते हो, लेकिन अगर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई DNA RNA एंजाइम्स वगैरह, अगर ये हटा दूं, कार्बन ही हटा दूं, तो फिर शायद आप इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सवाल नंबर 1 तो पूरा हो गया आपका कि भाई कार्बन ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सब में कार्बन प्रेजेंट होता है आपके पास। दूसरा सवाल ये उठता है जो जनरली पूछा जाता है कि भाई इससे फ़ायदा क्या हुआ। देखो, फ़ायदा तो बहुत हुआ। फ़ायदा क्या हुआ कि अब जितने भी नेचुरल चीज़ें थी, नेचुरल सब्सटेंस से जो, या बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रही थी जो चीज़ें, वो तो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर मैं बात करूँ सिल्क का नाम सुना होगा, सिल्क, वूल या कॉटन, ये सारे क्या होते हैं आपके नेचुरल होते हैं। ये जो कपड़े आप पहनते हो, है ना, कपड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर ये ना होते, अगर इसने मैनमेड कंपाउंड नहीं, मतलब अपने लैब में नहीं बनाया होता, तो अभी तक हम जो कपड़े पहन रहे होते वो सिल्क के होते, वूल के होते, है ना, कॉटन के होते,
मैन मेड तो होता ही नहीं। लेकिन आज क्या है कि आज थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंथेटिक आ गई हैं, मैन मेड आ गई हैं, उसमें चेंजेस आ गए हैं। और एग्जांपल लें जो कि आपके लैब में बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे आपने सिंथेटिक फैब्रिक्स देखे होंगे और आपने रबर देखा होगा, सिंथेटिक रबर देखा होगा, आपने प्लास्टिक जानते हो, सारे के सारे क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। आप सिंथेटिक रबर का एग्जांपल, प्लास्टिक तो आप जानते हैं, सिंथेटिक रबर का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपने टायर्स देखे होंगे जितने भी व्हीकल्स के होते हैं, या फिर एरोप्लेन के टायर देखे होंगे, सब में सिंथेटिक रबर यूज़ होता है। आपने क्लचेस देखे होंगे जो आपके बाइक्स वगैरह में होते हैं, क्लचेस में आपके क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है। आपने कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, जो आपने मील देखा होगा ना, चक्की चलती है तो उसमें बेल्ट लगी होती है जो आटा पीस रही होती है, चीज़ों मतलब वो जो घूम रहा होता है, जो बेल्ट जो होती है उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर का होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई किसकी वजह से, इस भाई साहब की वजह से। क्योंकि अगर हम सिंथेटिक बना पा रहे हैं तो किसकी वजह से बना पा रहे हैं, इन भाई साहब की वजह से बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये ना बताता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में भी बना सकते हैं, तो जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो आज हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसी वजह से इस फ्रेडरिच वोहलर को 1828 में जब इसने यूरिया का आविष्कार किया, या फिर बोल सकते हो डिस्कवर किया, आविष्कार तो नहीं बोलेंगे, तो हुआ क्या, इसको नाम दिया गया, इस भाई साहब को नाम दिया गया फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बोलेंगे फ्रेडरिच वोहलर। क्यों बोला गया फ्रेडरिच वोहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्योंकि इनकी वजह से ही आपके पास फर्स्ट मैन मेड कंपाउंड बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और उसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना पाए जो कि आज डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारी, ठीक है। अगर इन भाई साहब पे डिपेंड रहते तो ये भी गलत नहीं थे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन सिर्फ ये बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, लैब में नहीं बना सकते, गॉड गिफ्टेड हैं, ये सब चीज़ें बोलकर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वरना इनको भी इतना नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आपकी किसकी, वाइटल फोर्स थ्योरी की, और ये फ्रेडरिच वोहलर की। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पिक्चर में आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। हमने अभी कंपाउंड को क्लासीफाई किया दो पार्ट में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो कि आपके किससे आते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी हमने। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है, जो बर्जीलियस भाई साहब थे, इन्होंने आविष्कार किया था इसका, बोला था कि भाई देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, उनको लैब में नहीं बना सकते। लेकिन फिर इसको किसने काउंटर अटैक किया? इसका फ्रेडरिच वोहलर ने 1828 में, जिसने बोला कि नहीं नहीं भाई साहब, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो आ सकते हैं लेकिन लैब में भी बनाया जा सकता है। तो यूरिया उन्होंने पहला कंपाउंड बनाया, और उसके बाद इसी की वजह से फ्रेडरिच वोहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया, क्योंकि इसके बाद बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए जो कि मैनमेड थे, सिंथेटिक थे, ठीक है, जो नेचुरल नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से अब कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं, इसका भी हमने आंसर जाना कि हर वो चीज़ जो हमें लाइफ प्रोवाइड करती है उसमें कार्बन होता है। जितने भी आपके बोल सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं उसमें आपके पास क्या होता है, कार्बन होता है। या फिर आप बोल सकते हो जितने भी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। और जितनी भी बॉडी में चीज़ें हो रही हैं हमारी, उस सब में क्या है, कार्बन है। सभी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एक तरीके से। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ना होते हमारी लाइफ ना होती, ठीक है। तो इन्हीं को हमें पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। नेक्स्ट में जैसे हमने कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया, उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी क्लासिफिकेशन करेंगे, और इसको पढ़ने के बाद फिर IUPAC चलेंगे किस तरीके से नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।